गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है ऊर्जा बंटन फलन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वेग बंटन फलन। वेग बंटन फलन में हमने निकाला कि किसी वेग परास में c तथा c प्लस dc वेग परास में अणुओं की संख्या कितनी होगी, dnc, जो कि हम पिछली वाली क्लास में निकाल चुके हैं। dnc ये मान हमने निकाला था वेग बंटन फलन में। इसी तरह से हम निकालेंगे कि ऊर्जा परास में E तथा E प्लस DE स्थानांतरित ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या कितनी होगी, dne निकालना चाहिए। तो dne निकालने के लिए इसको C के फॉर्म में लिख रखा है, हम इसको E के फॉर्म में लिख लेंगे। वो E के फॉर्म में क्या होगा, dne बराबर हो जाएगा 4 पाई n, ऐसे कैसे लिख लेंगे, m अपॉन 2 पाई के t की पावर 3/2, ये हो गया। फिर e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 के t, ये dc है, c स्क्वायर dc। ये वेग बंटन फलन है। इस वेग बंटन फलन को हमें ऊर्जा बंटन फलन में रूपांतरित करना है। रूपांतरित करने के लिए हमें c की जगह क्या लिखना पड़ेगा, e, ठीक है। और c और e में जो रिलेशन होता है, c है अणु का वेग, तो अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमें पता है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। तो यहाँ पर v की जगह वेग जो है वो c से दिया हुआ है, इसलिए e बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mc²। तो इस पूरे इस इक्वेशन में जहाँ पर c है उसको हम e के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2e अपॉन m। ये c स्क्वायर इधर रख लिया, 2e इधर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर c स्क्वायर की जगह तो हम ये रख देंगे 2e अपॉन m। अब dc की जगह रखने के लिए इस पूरी समीकरण को क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं तो ये c में क्या हो जाएगा, √2e अपॉन m। इसका अवकलन करते हैं तो ये dc आ जाएगा इधर तो, और हमें पता है अंडर रूट वाली जो राशि है तो ये √2 अपॉन m, ये तो कॉमन आ गया। और √e का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, c बराबर √2 अपॉन m √e, ठीक है। √e का मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर हाफ। ओके, अवकलन करेंगे तो x की पावर n का क्या होता है, हाफ, e की पावर हाफ माइनस 1, और ये de। ओके, तो ये हो जाएगा dc √2 अपॉन m, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2e, और ये de, ठीक है। ये अंडर रूट वाली राशि नीचे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा de अपॉन √2me, ये हाफ आ गया। ओके, तो dc बराबर आ जाएगा de अपॉन 2me। तो इस इक्वेशन में जो ये वेग बंटन फलन है, इसमें dc की जगह लिख देंगे de अपॉन √2me, और c स्क्वायर की जगह लगेंगे 2e अपॉन m, और mc स्क्वायर, हाफ mc स्क्वायर की जगह लिख देंगे e। तो ये जो समीकरण है वही समीकरण इसमें कन्वर्ट हो जाती है, dne बराबर 4 पाई n अपॉन m अपॉन 2 के t की पावर 3/2 है ही है, और e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 की क्या आ जाएगा, माइनस e अपॉन के टी हो जाएगा। c स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 2e अपॉन m, और dc की जगह लिख सकते हैं हम de अपॉन √2me। ओके, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर यानी जो कट रहा है वो काट देते हैं, तो dne यहाँ पर हम देखें तो ये 2 √2 4 आ जाएगा, 2 ये √2 है, 2 √2 है, और ये √2 है, ये तो 2 × 2 4, 4 से 4 कट हो गया। ओके, और बच गया कितना, 2, ऊपर कितना बच गया, ये 2, ये कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ऊपर कितना बच गया, 2। ओके, और 2 पाई m के टी है, m अपॉन 2 पाई के टी है, इसमें इक्वेशन में देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 पाई के टी है ना, तो ये पाई हो गया, पाई अंडर रूट पाई, तो पाई से तो पाई कट गया,
बच गया कितना, अंडर रूट में पाई। ओके, और n एज इट इज आ जाएगा। और इक्वेशन में और क्या बचा है, m अंडर रूट m, तो m ये रहा और अंडर रूट m ये रहा, तो ये कट हो गया इस m से। ओके, अब बच गया कितना, kt की पावर 3/2, तो ये 1/kt की पावर 3/2 लिख दिया। और जो एनर्जी है e की पावर ये e एक ये रहा, ये एक e रहा, तो ये ऊपर हो जाएगा e की पावर हाफ, और ये e की पावर माइनस e/kt, और ये dE। तो ये आ जाता है ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या dNE, इस इक्वेशन के द्वारा दी जाएगी। तो इसको कहते हैं ऊर्जा बंटन फलन। ये यहाँ पर ये इक्वेशन ये बन गई। तो ये वेग बंटन फलन जैसे निकाला था वैसे निकल गया ऊर्जा बंटन फलन। और इस ऊर्जा बंटन फलन में E/kt के रेस्पेक्ट में dNE/E के ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। ओके, और इस परास में अणुओं की ऊर्जा होने की जो प्रायिकता है वो Pne dNE में n का भाग, जैसे कि हमने वेग में निकाला था, dNE/n का भाग दे देंगे तो ये प्रायिकता हो जाएगी उस ऊर्जा परास में। तो n से n कट हो जाएगा, बाकी की इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो ये ऊर्जा परास में अणुओं की ऊर्जा होने की प्रायिकता और इस ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या है। ओके, और इसमें dNE/E के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये कर्व ऐसा प्राप्त होता है। हम देखेंगे कैसे प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है ऐसा कर्व। तो इस जो कैलकुलेशन हमने की है, ऊर्जा बंटन फलन निकाला है, इसमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि जब E बराबर 0 हो इस संख्या में, जब ये प्रायिकता जो है अणुओं की ऊर्जा होने की प्रायिकता, जब E बराबर 0 हो तो यहाँ पर E बराबर 0 रखेंगे तो पूरी PE बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PE बराबर 0 हो जाएगा, प्रायिकता 0 हो गई, यानी शून्य ऊर्जा वाले अणुओं की प्रायिकता शून्य होती है। यानी कह सकते हैं हम कि शून्य ऊर्जा वाले अणु किसी गैस में नहीं पाए जाते। ओके, अब दूसरा क्या है कि E के लघु मानों के लिए यानी E < kT, E के लघु मानों के लिए e की पावर माइनस E/kT, तो E/kT क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन है तो इसका एक्सपोनेंशियल, इसका विस्तार करेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस E/kT, और E/kT का मान 1 से कम है इसलिए इसका मान आ जाएगा 1। तो E के लघु मानों के लिए जो समीकरण है इसमें ये वाला जो पार्ट है वो तो 1 बन जाता है और E के पावर हाफ, यानी कि जो ये प्रायिकता है या फिर ये कहें कि जो अणुओं की संख्या है वो अणुओं की संख्या इस अंडर रूट के रूप में E की पावर, ये जो PE है ये E की पावर हाफ, और dNE/dE है वो भी E की पावर हाफ के रूप में बढ़ती जाती है, यानी अनुक्रमानुपाती हो गई, E हाफ के अनुक्रमानुपाती। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ोतरी हो रही, E का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे P इसका मान भी बढ़ता जाता है। तो एक अधिकतम मान के बाद में जब E का मान kT से ज़्यादा होने लगे उस केस में ये एक्सपोनेंशियली जो पार्ट है ये इफेक्ट करता है, ये इस पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट डालने पर यहाँ पर चरघातांकी रूप से फिर इसमें क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। ये सेकंड निष्कर्ष निकाला है कि E के लघु मानों के लिए जो प्रायिकता है या अणुओं की संख्या की जो ऊर्जा है वो E ऊर्जा के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रायिकता या अणुओं की संख्या ऊर्जा के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु E के अधिक मानों के लिए इस स्थिति में अणुओं की संख्या या प्रायिकता चरघातांकी रूप से कम होती है। ये दूसरा निष्कर्ष निकला है। तीसरा निष्कर्ष ये है कि अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा E तथा E+dE के बीच होती है अणुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसमें आप देखो ये जो प्रायिकता में है कहीं पर भी m नहीं आ रहा है और इस ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या में भी कहीं पर m नहीं आ रहा है। इसका मतलब अणुओं की संख्या जो कि इस ऊर्जा परास में है, इस ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या अणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए कह सकते हैं कि सभी गैसों के लिए चाहे से उसमें अणुओं को द्रव्यमान कुछ भी हो, अणुओं की संख्या समान ऊर्जा परास में समान होती है।
ओके, तो ये थर्ड डिस्कशन है। फोर्थ डिस्कशन ये है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कितनी होगी। अधिकतम पर संभाव्य ऊर्जा। अधिकतम पर संभाव्य ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिकतम प्राप्त होती है। यानी जिस ऊर्जा पर E बराबर EM पर जिस ऊर्जा पर अणुओं की संख्या अधिकतम प्राप्त हो जाए तो वो ऊर्जा कहलाती है अधिकतम पर संभाव्य ऊर्जा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी अधिकतम पर जो प्रायिकता है इसका E के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 0 होता है। कोई भी राशि हो अधिकतम हो तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर P डेल PE अपॉन डेल E, तो PE का मान हम यहाँ से ले लेंगे, इस समीकरण से उठा करके यहाँ पर रखा। यहाँ पर रखने के बाद में इसका E के सापेक्ष अवकलन किया तो अवकलन करने में ये जो राशि है वो अवकलन से बाहर आ गई, जो E पे डिपेंडेंट नहीं है, बची ये दोनों राशि। इसमें अवकलन किया, पहले हम अवकलन इसका कर देते हैं E की पावर माइनस कैपिटल E अपॉन KT, तो ये एज इट इज हो गया और -1 अपॉन KT आ गया। ओके, प्लस E की पावर हाफ को हमने आगे ले लिया, इसका अवकलन किया E की पावर -12 और ये एज इट इज हो गया। U डॉट V से हमने इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। पहले इसका अवकलन कर दिया, इसको कांस्टेंट रख लिया, फिर इसका अवकलन कर दिया, इसको कांस्टेंट रख दिया, तो यह आ गया। बाकी ये जो है वो 0 में चला जाएगा और बाकी की जो राशि है E की पावर माइनस कैपिटल E अपॉन KT, ये भी कॉमन आ गया इन दोनों में से, ये भी बाहर निकल गया। बच गया क्या, E की पावर हाफ माइनस KT और प्लस 2 अंडर रूट T। ओके, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो जो E का मान है वो E का मान अधिकतम प्राप्त होगा। E बराबर EM पर तो है, ये हाफ KT है, यानी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मान हाफ KT होगी। यानी अधिकतम पर संभाव्य ऊर्जा हाफ KT है, यानी अधिकतम अणु इस ऊर्जा के होंगे और ये ऊर्जा, इस ऊर्जा में केवल ताप आ रहा है तो ये केवल ताप पर निर्भर है। ओके, तो ये अधिकतम पर संभाव्य ऊर्जा जो है वो हाफ KT है। जैसे कि वहाँ पर निकाली थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी, एवरेज स्पीड निकाली थी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर हमने मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकाल दी है जिसका मान है हाफ KT। ओके, इस हाफ KT मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पर जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता कितनी है, PEX। यहाँ पर E की जगह, इस प्रायिकता वाले फॉर्मूले में E की जगह हम लिख देंगे हाफ KT। जब ये रख दिया, हाफ KT रखा, तो हमारे पास में जो प्रायिकता है वो कितनी बच गई, ये वाला, ये प्रायिकता आ गई। ओके, तो इसका मतलब प्रायिकता ताप के व्युत्क्रमानुपाती है और जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो ताप के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे प्रायिकता तो घटती जाएगी और अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो इसको हम ग्राफ से शो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 3 ताप लिए हैं, T1, T2, T3। T1 ताप सबसे कम है, T3 सबसे ज़्यादा है। T3 सबसे ज़्यादा है तो प्रायिकता की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी T3 पर सबसे कम प्रायिकता होगी। तो T3 पर प्रायिकता के बीच में और E के बीच में ग्राफ खींचे तो T3 है, T3 पर सबसे कम प्रायिकता, फिर T1 सबसे कम ताप है, उस पर सबसे अधिक प्रायिकता होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मान ये देखें तो ये वाला ज़्यादा है सबसे, ये कम ताप पे कम मान है, अधिक ताप पे अधिक मान है, तो ये आ गई E बराबर हाफ KT। तो ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जैसे जैसे ताप में बढ़ोतरी की जाएगी वैसे वैसे जो ये ग्राफ है ये इस साइड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ताप में बढ़ोतरी की जाएगी वैसे वैसे प्रायिकता नीचे से कम की ओर घटती जाएगी, तो ये प्राप्त होती है। तीसरी ये है अणु की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो माध्य गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सतत माध्यम है, इसलिए प्रायिकता को E से गुणा कर दिया और ये इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एनर्जी रेंज में हमने निकाल लिया। PE का मान रखा यहाँ पर, PE का मान रखने पर हमारे पास में E की पावर हाफ तो था ही और ये और आ गया, तो E की पावर 3/2 आ गया, E की पावर माइनस E अपॉन KT DE हो गया और ये ब्रैकेट से बाहर जो E पर निर्भर नहीं है वो बाहर आ गया। ओके, अब यहाँ पर E बराबर x² रखने पर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे बाहर आ गया, E बराबर x² रख दिया, x² रखने पर इसका DE को भी x में कन्वर्ट कर लिया, तो DE 2x dx यहाँ पर मान रखा, तो ये समाकलन इसमें परिवर्तित हो गया और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने आपको याद करने के लिए बताया था जो कि टेबल फॉर्म में था, ये रहा।
स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में x की पावर n पर डिपेंड करता है, n का मान 4 है तो ये आ जाएगा 3/8 पाई/b की पावर 5। तो यहाँ पर n का मान 4 है इसलिए 3/8 पाई/b की पावर 5, b की पावर 5, b की पावर 5 कितना है 1/kt, kt है तो 5/2 हो गया और यह इस तरह से इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पर जो माध्य ऊर्जा है, माध्य गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ गई 3/kt। तो निकाय की माध्य गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो 12 kT और माध्य गतिज ऊर्जा है वो 3/kt। प्रायिकता जो है वो प्रायिकता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि जो अधिकतम परिसंभाव्य ऊर्जा है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से किसी गैस में अणुओं की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऊर्जा बंटन फलन दिया गया। वेग बंटन फलन हमने पहले डिस्कस कर लिया, फिर हमने ऊर्जा बंटन फलन यानी अधिकतम अणु वो किस ऊर्जा के होंगे और उनकी माध्य ऊर्जा कितनी होगी, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।